अब आता है दूसरा टॉपिक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, आपने जो जो क्वालिफिकेशन गेन किया है क्लास 10th में, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में और लॉ ग्रेजुएशन, उन क्वालिफिकेशन की आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये मत सोचिएगा कि आपने एपीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे सीपी से नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे और आपका एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। इतना ज़रूर है कि सीपीसी में बहुत डीप में आपको नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन जो बेसिक जानकारी है उस सीपीसी की आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने 1-2 दिन पहले ग्रुप में, आप ही लोग के ग्रुप में, हमने सीपीसी की समरी डाल दी थी। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने पेपर आपके एलएलबी में थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिन लोग स्टूडेंटों ने बी एलएलबी किया है उनका जो सेमेस्टर वाइज है वो अपने पूरे सेमेस्टर के सारे पेपर के नामों को सही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बताना। स्टूडेंट क्या करता है, लॉ के पेपर को प्रॉपर आंसर नहीं बताता, बोलता है टार्स कॉन्ट्रेट, ये पता नहीं क्या क्या बोलता है। ऐसे नहीं बोलना। आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा उन पेपर के नाम, सेकेंड ईयर में जो पढ़ा उस पेपर के नाम, थर्ड ईयर में जो पढ़ा उस पेपर के नाम। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना इंग्लिश में याद रखेंगे, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में याद रखेंगे प्लस इंग्लिश में याद रखेंगे, प्लस इंग्लिश में याद रखेंगे। हो जाएगा? बोलिए, कर लोगे आप लोग कि सर आपको बताएं, याद कराएं कौन कौन सा पेपर था? सर हो जाएगा सर। हमको तो खुद ही नहीं मालूम आप लोग का कौन कौन सा पेपर था, तो हम कहाँ से याद कराएंगे? ठीक है, तो देखिए ये आप लोग सबसे पहले याद करिएगा। ठीक है, और जो भी पेपर है, जैसे सपोज करिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया आईपीसी। हम समझते हैं कि आईपीसी सबके एग्ज़ाम में होता है, केवल बिहार जुडिशरी को छोड़कर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर आईपीसी ना हो। बिहार के पता नहीं जुडिशरी में क्यों आईपीसी नहीं है, आपके एपीओ में, हायर जुडिशियल में है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आईपीसी का पूरा नाम बताइए, तो आप लोग कहते हैं इंडियन पेनल कोड, यही तो बोलोगे ना। बहुत आपने किया, लगा दिया इंडियन पेनल कोड 1860। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब 1860 में बना था तो इसका क्या नाम था? जब 1860 में बना था तो उसका क्या नाम था? तो आपको ये बोलना है उस समय इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। फिर ये बोला जाएगा ये नाम तो लॉर्ड मैकाले का था, हम इंडियंस लोग क्या इसका नाम दिए, हम लोग क्या इसको कहते थे? तो उस समय के जो हम लोग की लैंग्वेज थी इंडियंस की, हम लोग अरबी, फारसी, उर्दू का मिक्सचर बोलते थे, तो हम लोगों ने इसका नाम दिया मजमुआ ताजीरात हिंद, मजमुआ ताजीरात हिंद। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो आईपीसी है इसको उस समय के गवर्नर जनरल ने कब सिग्नेचर किया, डेट सर एक ऑफ बार फिर से नाम बोला। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, 6 अक्टूबर 1860। इनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ, प्रवर्तन कब हुआ? 1/1/1862। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो 6 अक्टूबर से लेके 1860 से लेकर 1 जनवरी 1862, यानी जो 15-16 महीने का टाइम क्यों लगा, जबकि ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, ऐसा भी नहीं था किसी और की गवर्नमेंट थी। तो ये 15 महीने तक ये लागू क्यों नहीं किया गया? तो आपको ये आंसर बताना पड़ेगा। पहली बार ब्रिटिश इंडिया में यूनिफॉर्म रूप में आईपीसी बनी थी, और इसमें छोटे से छोटे ऑफेंस को भी क्या किया गया था, दंड बताया गया।
किसी को थप्पड़ दिखाना, मुका दिखाना, किसी पे थूक देना, किसी पे शीशे चमकाना, किसी का बाल खींच लेना, किसी के नाम को गंदे रूप में लेना, सबका सब अपराध, सबका सब दंड। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें मैक्सिमम लोग रूरल एरियाज में रहते थे, ग्रामीण अंचल में हम लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे। तो हम लोग को कि छोटी छोटी बातों के लिए नहीं ज्ञान था कि अब अपराध बन गया। तो जो हमारे ज्यूरिस्टिक थे, जो हमारे उस समय के बैरिस्टर थे, जो हमारे उस समय के बैरिस्टर थे, उन लोगों ने जाके वायसराय से अनुरोध किया कि देखिए ये आपने इतने तगड़े तगड़े कानून बना दिए हैं, तो पहले इसको प्रचार प्रसार करिए पूरे ब्रिटिश इंडिया में, और जब इसका प्रचार प्रसार हो जाए तब इसको आप क्या करिए, लागू करिए। तो 15 महीने के पीरियड में इसको क्या किया गया, खूब प्रचार प्रसार किया गया। ढोल नगाड़ा बजा बजा के लोगों को बताया गया कि देखो अब ऐसा ऐसा नहीं करोगे, अब आपको दंड मिलेगा। जब लगभग प्रचार काफ़ी हद तक हो गया तब इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 से। 1862 से लेकर 1947 तक इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हुआ तो ये 2 पार्ट में बट गया, एक इंडिया बना, एक बना पाकिस्तान। तो जो देखो इंडिया था, यहाँ पे इसका नाम दिया गया इंडियन पेनल कोड, जिसमें 511 सेक्शन और 23 चैप्टर्स। जो पाकिस्तान नया राष्ट्र बना, वहाँ पे नाम दिया गया पाकिस्तान दंड संहिता, आईपीसी, पीपीसी। और जो जेके था, जम्मू कश्मीर था, जो बिल्कुल अपने को अलग थलग किया था, वहाँ पर दिया गया रणवीर पेनल कोड, रणवीर पेनल कोड। ये जो हमारी आईपीसी थी, ये जेके में लागू नहीं होती थी। ये कब तक चला, 31 अक्टूबर 2019 तक। 31 अक्टूबर 2019 को हम लोग के लॉ के फील्ड में बहुत बड़ा ग्रेट चेंजेस किया गया, और उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके द्वारा क्या हुआ कि जितने भी कानून भारत के जेके में नहीं लागू होते थे, सब के सब लागू कर दिए गए। तो 31 अक्टूबर 2019 से हमारी आईपीसी कहाँ कहाँ लागू है, होल द इंडिया में, संपूर्ण भारत में। अब इसी का जो सक्सेसर आ रहा है, उत्तराधिकारी आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये अभी क्या है, बिल के फॉर्म में है। तो देखो आपको इस तरह आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ये ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था, फिर इसके बाद ये इंडियन पेनल कोड में कन्वर्ट हुआ, इंडियन पेनल कोड से कन्वर्ट होकर कहाँ जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता की ओर। ये आपके चूंकि एपीओ में आईपीसी है सिलेबस में, और प्लस एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को तो आईपीसी का पूरा काम ही करना है कोर्ट में, तो आपको पूरी आईपीसी डिटेल में आनी चाहिए, और खासकर उस फॉर्म में आनी चाहिए जिस फॉर्म में अन्य लोग को नहीं मालूम है। जो बातें आपको बता रहे हैं ये कम लोग को मालूम रहती है। अगर इस फॉर्म में आप याद रखोगे तो बोर्ड के हर क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे लोगे। हमने आपसे पूछा कि बीएनएस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, भारतीय न्याय संहिता की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो अभी उसका केवल बिल आया है, अभी ना एक्ट का फॉर्म आया, लेकिन आप केवल नट सेल में छोटे से शब्द में एक आंसर दे सकते हो। अब वो आंसर क्या है कि देखिए जो आईपीसी बनाई गई थी उसका काम था, ब्रिटिशर्स का काम था इंडियन को पेनलाइज करना, दंड देना, और हमारी प्रेम्बिल में क्या कहा गया, न्याय देना। हमारी प्रस्तावना में कहा गया है न्याय शब्द है, जस्टिस शब्द है, दंड शब्द है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस।
भारत में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय दिया जाए। तो जो अब बिल आ रहा है उसका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। लोगों को दंड मत दीजिए, न्याय करिए। तो वो न्याय कैसे होगा? न्याय वैसे होगा कि जो अब नया साइंस एंड टेक का युग है, हमने हर चीज़ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं। ऑनलाइन क्लास करते हो क्या? 1860 में ऑनलाइन क्लास थी? क्लासें नहीं थी, पता चला पेड़ के नीचे पढ़ते थे, क्लासरूम भी नहीं होता था, तो कहाँ से ऑनलाइन क्लास हो जाएगा? मोबाइल था, गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ती थी। कोई बताइए 1860 में गर्ल्स स्टूडेंट? नथिंग। आवाज़ क्या है? 165 गर्ल्स स्टूडेंट यूपी जुडिशरी में सेलेक्ट हुई, ताबड़तोड़ टॉपर भी गर्ल्स स्टूडेंट। तो ये कहा गया है हर जगह तो आपने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, जुडिशरी में अभी वही चल रहा है। तो न्याय संहिता में आपको सीआरपीसी में जो आ रही है, एविडेंस एक्ट में आ रहा है, आईपीसी में आ रहा है, सारी साइंस टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट किया जा रहा है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन एफआईआर किस चीज़ की करते हैं? मोबाइल खो गया, यही सब की तो करते हैं, हीनियस ऑफेंस की होती है। अब ये कहा गया आपको थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मोबाइल पे कर दोगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ये आपका रजिस्टर्ड नंबर है। जैसे आप लोग एलपीजी सिलेंडर बुक करते हो तो कुछ मैसेज आता है कि आपका एलपीजी सिलेंडर स्वीकार कर लिया गया, 1 दिन में 2 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, आता है ना? ऐसे यस आपके सर। आप एफआईआर करोगे, आपके पास उसका ट्रैकिंग नंबर, कौन सा नंबर आ जाएगा। बस आपको यही बताना है कि भारतीय न्याय संहिता में न्याय करने की बात कही गई है, जो हमारे प्रियम्बिल को फॉलो करेगा और जितनी भी विज्ञान एवं तकनीकी की चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म की हो, अब सब के सबको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में लाया जाए। बस इतना बच के आप अपने को किनारे कर लो। लेकिन अगर आपने कह दिया मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, तो जब आपको नहीं मालूम है तो आपके करंट अफेयर्स कैसा है? आपका कमज़ोर है। आपको ये नहीं कहना है कि अभी तो बिल के फॉर्म में हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हम तो नहीं समझते किसी स्टूडेंट के पास उसका पीडीएफ ना हो। जो बिल आया है पीडीएफ तो हम समझते सारे लॉ के स्टूडेंट के पास है। तो इस तरह आप क्या करिएगा, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, एक हमने छोटा सा आईपीसी के बारे में बताया, सारी जानकारी बना लीजिएगा। कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार सीआरपीसी है जिसमें 484 सेक्शन है, 37 चैप्टर्स हैं, 2 शेड्यूल्स हैं। तो 37 चैप्टर्स क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर ला है? चलिए जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर है, 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, 484 धाराएं, 37 अध्याय, 2 अनुसूचियाँ, ठीक है। चलिए नेहा कुमारी आप बताइए, हमारी सीआरपीसी के 37 चैप्टर है, ये प्रोसीजर ला है? प्रोसीजर लॉ है सर। पूरा 37 चैप्टर्स? जी सर। चलिए ममता कुमारी। जी सर। ममता जी की पढ़ाई रही बहुत दिन हो गया। चलिए जी सर, प्रोसीजर लॉ लॉ है। अच्छा, रिचा आप बताइए। हम यस सर, प्रोसीजर लॉ। पूरा 37 चैप्टर? हरिमोहन कुमार यस सर। 37 पूरा प्रोसीजर ला है? जी सर। अब्दुल कादिर, विवेकानंद, चारू सक्सेना, यस सर। यस सर।
चारू सक्सेना लखनऊ, अनुराधा कुमारी, तो पूरा का पूरा है। दीपक रानी, यस सर, पूरा है, पर उसमें डिफिनीशन भी तो दिया हुआ है पहला चैप्टर में। हाँ हाँ वो तो हमको भी मालूम है। अच्छा देखो, इसमें कुछ हमारे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं आपके साथ, वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम किसी से पूछेंगे, देखिए क्या आंसर बताते हैं, आप लोग सुने फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। आकांक्षा बताइए क्या पोजीशन है सीआरपीसी की? 37 चैप्टर्स में से जो 35 चैप्टर्स है वो प्रोसीजरल है और 2 चैप्टर सब्सटेंटिव है, चैप्टर 9 और 11। देखो डियर स्टूडेंट, सभी लोग के आंसर आप लोग के गलत थे। जैसे मान लीजिए आकांक्षा इंटरव्यू में गई, आप लोग इंटरव्यू में गए, तो ये आपसे कम से कम 4-5 नंबर आगे रहेंगे। सीआरपीसी का 37 चैप्टर का क्लासिफिकेशन है 2+35। 2, दीपक रानी मोबाइल को म्यूट करिए। 37 चैप्टर को लिखे, 37 इजिकल टू 2+35। जो 2 चैप्टर है ये इसके सब्सटेंटिव लॉ के हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11। और बाकी चैप्टर नंबर 9 में क्या है? मेंटेनेंस, भरण पोषण, धारा 125 से 128। चैप्टर नंबर 11 में क्या है? निवारक कार्यवाही, 149 से 153। अब किसको किसको रिकॉल हुआ, याद आया कि ऐसा भी है? जी सर। अपनी गलती पता आई? जी समझ में आ गई सर। हाँ, यही समझदारी वहाँ दिखाइएगा बोर्ड के सामने। तो जैसे मान लीजिए ये 8-9 लोगों से पूछा गया, एग्जामिनर एक को सेलेक्ट करेगा, बाकी सबको बाहर कर देगा। आपको सोचना चाहिए। अभी कोई हमसे बोल रहा था कि उसके तो शुरू में से लिखा हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता, इतनी जोर से उन्होंने डांटा कि हमारी हालत खराब हो गई। ठीक है, तो जरा बताइए, एग्जामिनर पूछ रहा है तो कोई उसका मकसद होगा ना, ऐसा क्यों आप लोग आंसर देते हो? तो ये क्या है? ये है। अब इसमें 2 शेड्यूल्स हैं, 2 अनुसूचियां हैं। 2 है कि नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, 2 ही है ना? सर 2 है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन अनुसूची ऐसी है, फर्स्ट और सेकंड, जो केवल जजेस के लिए है और किसी से कोई मतलब नहीं। दोनों अनुसूचित जजेस के लिए है कि कोई एक शेड्यूल्स ऐसी है जिसका यूज केवल जजेस करेंगे, वो कौन सी है? देखो 2 शेड्यूल्स हैं, घबराइए ना, बताने के लिए बैठे हैं, डराने के लिए नहीं। शेड्यूल्स नंबर 1 में 6 कॉलम बना हुआ है। जो कॉलम है उसमें आईपीसी की पनिशमेंट वाली सेक्शन पहला कॉलम, दूसरे में उसका नाम, जैसे हमारे 379 दिया हुआ है आईपीसी का, तो दूसरे कॉलम में दिया रहेगा चोरी का दंड। जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, वो ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, वो ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, और इसके बाद उसका पनिशमेंट बताया गया है। यही तो है ना 6 नंबर पहले वाले अनुसूची में। ये सभी के लिए ज़रूरी है कि लॉ के स्टूडेंट को भी मालूम होना चाहिए, एडवोकेट को भी मालूम होना चाहिए, और जजेस को भी मालूम होना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन को भी मालूम होना चाहिए। सेकंड वाला क्या अनुसूची? प्रोफार्मा। जो जजेस ऑर्डर देते हैं उसका प्रोफार्मा बताया गया है कि सम्मन का प्रारूप क्या होगा, BW का प्रारूप क्या होगा, NBW का प्रारूप क्या होगा, सर्च वारंट का प्रारूप क्या होगा, डेथ वारंट का प्रारूप क्या होगा। ये किसको ज़रूरत है ये सब? उस प्रोफार्मा को कौन यूज़ करेगा? वकील साहब कि जज साहब? अगर मान लीजिए Yes, sir. सर्च वारंट भेजना है तो वो उसको ज़रूरत किसकी है सर्च वारंट के प्रारूप को देखने की? जज को। जज साहब। आज से नोट कर लीजिएगा, पहला वाला अनुसूची जो है वो सभी के लिए है, और दूसरी वाली अनुसूची शेड्यूल्स रिजर्व है जजेस और मजिस्ट्रेट के लिए। जो बता ले जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं बताएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, LLB तो पास हो,
एपीओ का भी आपने प्री निकाल लिया, मेन निकाल लिया, पूरी ताकत लगा लो। ये अभी तक कभी पढ़ा था, किसी ने बताया था ऐसा? इसको कॉपी में तुरंत लिख लो। इस सीआरपीसी में जब हमने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, 37 चैप्टर से 2 + 35, ठीक। और इसके साथ साथ आपको बताया गया कि जो 2 शेड्यूल्स हैं, उस शेड्यूल्स की क्या क्या रोल है, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि जो सीआरपीसी है इसकी अंतिम सेक्शन में क्या है, लास्ट सेक्शन में। देखो गलती से आप मत बताना कि कोर्ट की इनहेरेंट पावर 482, क्योंकि 484 धाराएं हैं, और जो आप लोग क्रिमिनल कोड की इनहेरेंट पावर पढ़ते हो तो 482 में। फिर आपसे पूछा 483 और 484 में क्या है, तो 483 में कहा गया है कि जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है वो अपने स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सुपरविजन रखेगा। राज्य का उच्च न्यायालय अपने राज्य के सभी जिला न्यायालयों पर क्या रखेगा, सुपरविजन। और 484 में क्या है, अंतिम धारा में, उसमें यह कहा गया है निरसन व्यावृत्ति, 2 शब्द है, सेविंग रिपेल। देखो व्यावृत्ति का क्या मतलब होता है कि जो हम लोग 1973 की सीआरपीसी पढ़ते हैं, उसके पहले की जो सीआरपीसी थी वो 1898 की थी, 1898 की। तो 1898 की सीआरपीसी की जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने 1973 के नए सीआरपीसी में ले लिया है, उस उपबंध को कहते हैं व्यावृत्ति। जिन चीज उपबंधों को हमने छोड़ दिया, नहीं लिया, उसको कहते हैं निरसन, ठीक। यह है 484, ठीक है। तो देखो जो आज आप लोग को हमने शुरुआत किया है, इसी पैटर्न पे आप लोग क्या करो, 5-5 घंटे 6-6 घंटे पर डे आप लोग अपनी स्टडी करिए, प्री और मेन से ज़्यादा स्टडी करिए। सबसे पहले आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, 2 घंटे कम से कम आप करंट टॉपिक पर दीजिए, 4 घंटे आप दीजिए अपने लॉ पर। करंट टॉपिक पे जो जो घटनाएं रोज घट रही हैं, जैसे एशिया कप क्रिकेट का, आपने देखा कि इंडिया ने 2 मैच जीता, पाकिस्तान से जीता, श्रीलंका से जीता। तो आपको मालूम होना चाहिए इंडिया टीम के कैप्टन कौन है, पहला मैच कहाँ हुआ, दूसरा मैच कहाँ हुआ, फाइनल मैच कहाँ हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। G20 अभी हुआ, अब इसका नाम हो गया G21, तो G21 नंबर पे कौन आया, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। इसके बाद ये G20 होता क्या है, कौन कौन से जो स्टेट के यानी कंट्री के प्रेसिडेंट या क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर आए, ये आपको मालूम होना चाहिए। G20, अगला G20 कहाँ होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सिविल कॉमन कोड है, इस पे आपको मालूम होना चाहिए किस आर्टिकल में है, क्या इस पर आपका ओपिनियन है, और जो ओपिनियन दीजिएगा वो वित्त के दायरे में दीजिएगा, भावनात्मक रूप में बिल्कुल नहीं बोलना है। आपसे पूछा जाए सिविल कॉमन कोड पर, तो जो विद आपका आंसर विधि के दायरे में होना चाहिए, नेताजी का भाषण नहीं। तो करंट टॉपिक आप अपने को नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, लीगल इवेंट्स अपने को अपडेट करिए। जो राष्ट्रीय घटना घट रही है, अंतर्राष्ट्रीय घटना घट रही है, जो हमारे विधि में कुछ नया हो रहा है, वो होना चाहिए। इसके बाद आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम मालूम होना चाहिए, आप लोग को पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम मालूम होना चाहिए। हरिमोहन जी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़ वेरी सर गुड, 50 में है। हाँ वेरी गुड। अभी आपको प्राइज वाइज मिला इस बताने पर कि नहीं मिला?
वेदांती, वेदांती आप तो पुरानी स्टूडेंट है। जी सर। वेदांती ने मेंस की भी क्लास किया था, देखिए अब इंटरव्यू पे पहुंच गई। हाँ बताइए वेदांती, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। चलिए, अनुराधा कुमारी, DY चंद्रचूड़ है। नेहा कुमारी। DY चंद्रचूड़। बिहार में सबके नाम के आगे कुमारी लिखा रहता, विभा जी भी हमारी है। दीवान जी, कौन है चीफ जस्टिस? DY चंद्रचूड़ सर। अरे सर को भी क्यों जोड़ रहे हैं? सर तो सर ही है, कहा है चारू। सबके आंसर गलत, सर ऑनेबल चीफ जस्टिस। आप सबके आंसर गलत। ना आपके दोस्त है सर ना, धनंजय आए हैं सर। सबके आंसर गलत है। अब आप लोग को सेलेक्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, नोट कर लो। जितने लोग से हमने पूछा सबके आंसर 100% गलत है। देखो, अब हम जिससे सही पूछ रहे हैं, देखो कैसे सही बताएंगे। वकील कुमार, ये भी देखिए बिहार के हैं, बताइए। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देखिए बिहारी बाबू बताए। चलिए, संध्या, मध्य प्रदेश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। आप लोग को बोलना न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। आपके दोस्त तो है नहीं। न्यायमूर्ति किसके लिए लगाओगे? अपने नाम के आगे न्यायमूर्ति अभियोजन अधिकारी, ये किसके लिए रिजर्व रखे हो न्यायमूर्ति आप लोग? ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की कितनी बड़ी कमी है, बहुत बड़ी ब्लंडर है ये आप लोग का। आज से नोट कर लो। देखो, जो लोग इंटरव्यू में जाएंगे सबको मालूम है DY चंद्रचूड़। कोई बहुत बोलेगा यशवंत राय चंद्रचूड़, सबको मालूम है जब जो भी जाएगा इंटरव्यू बोर्ड में। लेकिन उसको सिलेक्ट किया जाएगा जो उनका नाम प्रोटोकॉल के साथ देगा, शिष्टाचार से। हिंदी में बोलोगे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, इंग्लिश में बोलोगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। अब बताइए, ये वाला सही है कि जो आप लोग रट के बैठे हो वो? ये वाला सर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। पटना हाई कोर्ट के कौन है चीफ जस्टिस? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रा। क्या इनमें क्या न्यायमूर्ति क्यों लगा दिए? चीफ जस्टिस में तो नहीं लगाए थे, पटना वाले में लगा दिए। चलिए अच्छी बात है, दे रहा है इसी के दुरुस्त। आंसर। तो देखो, आज के बातों से आप लोग को लगा होगा कि कौन कौन सी कमी हमें दूर करनी है। इतनी कमी को दूर कर लो कि जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, इतना विल पावर स्ट्रांग रहेगा, इतना आत्मबल आपका बढ़ा रहेगा कि आप बोर्ड के सामने जाइए। ताकि देखो, सिलेक्शन होना या ना होना ये आपकी अपनी किस्मत है। ये थोड़ी नहीं कि सर को ज्वाइन कर ले, सर आपका सिलेक्शन करा देंगे। सर आपको इस लायक बना देंगे कि आप बोर्ड के सामने अच्छे रूप में अपने को उपस्थित कर सको। ठीक है, तो हम लोग कल फिर भी लेंगे। अभी ये क्लास रिकॉर्डेड है, भेजी जाएगी आप लोग को। आप लोग, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि आप लोग एक राष्ट्रीय समाचार पत्र अच्छा सा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले, उसमें राष्ट्रीय घटना अंतर्राष्ट्रीय घटना पढ़ो डेली का डेली, और एक रजिस्टर बना लो आप लोग, स्पाइरल कॉपी बना लो, डेट वाइज उस पर लिखते चलो। आज 12 सितंबर, आज कौन कौन से नेशनल इवेंट्स हुए, इंटरनेशनल इवेंट्स हुए। ठीक, जैसे इंडिया बना है तो आपको पूछा जाएगा इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। तो आप इंडिया का फुल फॉर्म बोलोगे, इंडिया तो देसी है, ये सब नहीं बताओगे। आई डॉट वाला, जिसकी बैठक हो रही है शरद पवार के घर पर आज। हाँ, तो ऐसे आप लोग अपने अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सर अपने विल पावर को स्ट्रांग रखो। और हाँ बोलिए, क्या बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर बताए थे कि 1860 में जैसे ब्रिटिश इंडिया फाइनल कोर्ट था, तो उसको मतलब इंडियन क्या बोलते थे, जरा उसको एक बार फिर से। मजमुआ ताजीरात हिंद। आप भी उस समय थे हरिमोहन, चिंता ना करिए, उस जन्म में आप भी रहे होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है, हम लोग भी रहे होंगे। जी। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो, कभी घबराया मत, क्या करो, घबराओगे तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा। बहुत ही
अपने विल पावर को स्ट्रांग करो और ये बोलो कि हमें एपीओ बनना है, तब आपको घबराहट नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू डियर सर एक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर अभी आप बोल रहे थे कि करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, हाँ तो जो हम लोग जहाँ से लॉ किए हैं वहां से जो करेक्टर सर्टिफिकेट हम लोगों को 2010 में मिला था, वो देना है या नहीं देना है? देखिए, आप पहले जान लीजिए, करेक्टेड सर्टिफिकेट की वैल्यू केवल 6 माह होती है। जी जी जी। 2010 में आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, अब मान जी लीजिए आप नक्सलाइट हो गए, आतंकवादी हो गए, तो प्रिंसिपल साहब कैसे देंगे आप? इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने होती है। आने दीजिए, इंटरव्यू का, इंटरव्यू के लेटर में सब लिखा रहेगा कि क्या क्या और ये डॉक्यूमेंट लेके आपको आना है। सर एक क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड कब से है सर इंटरव्यू? कोर्ट से भी मिल सकता है ना? जी सर। देखिए, जो आपको लोक सेवा आयोग बोलेगा जहाँ का, वहीं का आपको देना है। अगर लोक सेवा आयोग कहता है गस्टेड ऑफिसर का लाइए, गस्टेड ऑफिसर के दीजिएगा। लोक सेवा आयोग कहता है कि लास्ट इंस्टीट्यूशन का ला के दीजिए, तो जहाँ पे आपने अंतिम पढ़ाई पूरा किया वहाँ के दीजिएगा, उसी कैसे। सर इंटरव्यू कब एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ आप लोगों को ये इंटरव्यू? मान के चलिए कल सुबह होगा आपका इंटरव्यू, ऐसे। अब अगर आप मान के चले कि अभी 1 डेढ़ महीना है, तो आप मानव ऐसा आलसी, मानव ऐसा दुष्ट प्राणी पृथ्वी पर कोई नहीं है, ये जान लो। मानव से आलसी, मानव से दुष्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मानव को हर समय सचेत रहे। आपको ये मान चलो कि हमारा इंटरव्यू बहुत जल्दी होना है। अगर आपसे कह दिया जाए इंटरव्यू 3 महीने बाद है, आप क्या करोगे? कल से क्लास ज्वाइन करना बंद कर दोगे, बोलोगे हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे। ये सब बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप जान लो 800 लोगों को लमसम बाहर जाना है, 553 को होना है। तो अगर 553 में आना है, जी जान एक कर दो, 800 में जाना है, पढ़ाई बंद कर दो। बड़े मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हो, बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है बिहार एपीओ के लिए। 2020 की वैकेंसी है, आज की नहीं है। इतने दिनों के बाद ये अवसर आया आपके पास, तो आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको अंतिम चयन हो जाए। चलो, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।